हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब हिंदी में एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद नोट्स एंड समरी इन हिंदी में आगे पढ़ेंगे और एक अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे जो आने वाले आगामी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेगी। 1857 और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से राजा रानियों, किसानों, जमींदारों, सिपाहियों आदि पर तरह तरह के असर पड़े। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही सहायक संधि तथा हड़प नीति के द्वारा राजाओं और नवाबों की सत्ता पर जबरन अधिकार किया जाने लगा। उनमें असंतोष का माहौल था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया गया तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन भी उनके पुत्र नाना साहब को नहीं दिया गया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। उस पर 1801 में सहायक संधि और 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांवों में किसान और सैनिक, जो मूल रूप से किसान ही थे, भरी भरकम लगान एवं नियमों से परेशान थे। सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जबरन समुद्र पार भेजे जाने से रोष में थे। 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 1856 में कंपनी ने कानून बनाया। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सुधारों पर प्रतिक्रिया। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। धर्म परिवर्तन तो अभी भी चल ही रहा है, आप जैसे जानते हो। अगर आप करंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें उसमें मिलेंगी। सैनिक विद्रोह। मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई सिपाहियों की बगावत ने कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। कुछ लोग इसे 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष मानते हैं। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 9 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने नए कारतूसों, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, से अभ्यास करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप 85 यानी कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उन्हें 10-10 साल की सजा दी गई। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। 10 मई 1857 की रात को मेरठ के सिपाहियों की टोली दिल्ली पहुंच गई और उनके आने की खबर सुनकर दिल्ली में तैनात सिपाहियों ने बगावत कर कई अंग्रेजों को मार गिराया और सभी ने शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने विद्रोह को समर्थन किया
और देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बगावत फैलाने लगा। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। कानपुर। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया तथा खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर जफर शाह के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भरी चुनौती दी। मांडला यानी कि मध्य प्रदेश। राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटाकर अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। यहाँ पे अंग्रेजों से है, यहाँ पे आप इसको ठीक करेंगे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बिहार। जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अब नोट लिखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। ये 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने लिखा, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कंपनी का पलटवार। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर पे मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। पहले दिल्ली आई, फिर लखनऊ। जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1849 यानी कि 59 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल का गठन किया गया।
भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा तथा भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। सेना में सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने ऐसा तय किया। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारियों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अब यहाँ पे देखेंगे हम खुदी संग्राम यानी कि पाइक विद्रोह, ये इम्पॉर्टेंट है। खुदी ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। यहाँ के राजा वीरकिशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर का संचालन व 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। वीरकिशोर देव के पुत्र मुकुंद देव यानी कि द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। 1803 में ओडिशा को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही वीरकिशोर देव के राज्य को अपने में मिला लिया। अंग्रेजों ने सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख या दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया गया। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। पहले उन्होंने उसको अधीन किया, बाद में उसमें कर लगाने की नीति बनाई। इसके राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फलस्वरूप 1805 से 1817 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से बक्सी जगबंधु भिखारी बन गए और 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। खुर्दा के लोगों की तकलीफें। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के जमींदारों का आगमन हुआ। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हो गई। पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। यहाँ पे सरकारी होगा, ये थोड़ा टाइप करते समय थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे सरकारी है, यहाँ पर सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया
और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों से मिल गए और उन्होंने एक अभियान कर मत दो शुरू किया, यानी कि कर मत दो। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजातियों के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंददेव यानी कि द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। मुकुंददेव द्वितीय को स्थिति को हाथ से निकलता देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र के साथ कटक में कारावास दे दिया गया। अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। अंग्रेजों के आत्मसमर्पण। अन्यत्र ताइपिंग विद्रोह, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं टेस्ट सीरीज में भी इसमें जोड़ूंगी। मैं इसको जब टेस्ट सीरीज दूंगी आप लोगों को तो यहाँ से आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी और ऑप्शन भी दूंगी डाइवर्ट करके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चीन के दक्षिणी भाग में 1857 के समकालीन एक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। ताइपिंग विद्रोह होंग जिकू ओंग के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जहां ईसाई धर्म को माना जाए। जहां किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना हो, अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी हो। ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोग नोट्स बनाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं आप लोगों को जब टेस्ट सीरीज दूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। बाकी आप लोग ये देखिए और जिसको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए वो इसको देख सकता है अच्छे से। फिर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ों का मिलेगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, यूके, एसएससी, एसएससी ग्रुप सी, स्टेट पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स सारे हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। और जैसे 6th क्लास का आपको एनसीईआरटी चाहिए तो 6th क्लास के पूरे नोट्स जितने भी हैं एनसीईआरटी के आप लोगों को इतने प्राइस में मिलेंगे। तो आप 6 से लेकर 12 तक के आप लोगों को पूरे जो नोट्स हैं वो पूरे आपको इतने प्राइस में मिलेंगे। तो आप लोग जिसको चाहिए वो मुझे मेरे टेलीग्राम यहाँ पर मुझे इस चैनल पर टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकता है। आप लोगों को यहाँ पे मैसेज करना होगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। आप लोग मुझे बताएंगे 6 से लेकर 12 तक पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट। आप सब मेरे चैनल को देखते रहें और वीडियो देखते रहें, आप लोग नोट्स बनाते रहें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको मेरी शुभकामनाएं। राधे राधे।